तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अवसर वाला में। मैं लेकर के आया हूँ आज के अपने 12th की क्लास फिजिक्स की। और जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको सभी लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपकी क्लास डिले हुई है लगभग 2 वीक से, बिकॉज कुछ हेल्थ इशू थे और कुछ अदर कारण भी थे जिसकी वजह से क्लास डिले हो गई थी। और मैं अब परमानेंट क्लास लेकर के आऊँगा आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सप्ताह के 7 दिन आपकी क्लास रहेगी। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ आज मैं क्या टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ आपका 12th का पहला चैप्टर ख़त्म हो गया था, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। तो हमने क्या किया है, उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उनको लेकर के मैं आया हूँ। हर चैप्टर से लगभग 10 से 25 या 30 क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव, तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही रहेंगे, ठीक है। अब देखो, जब किसी पहला क्वेश्चन पूछा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा या नन ऑफ दीस। तो उसने ये पूछा है कोई अगर मेरे पास पदार्थ है उसको हम आवेशित कर दें, उसने ये नहीं बोला किस 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 आवेश में देना है, आवेशित कर दें तो उसके पदार्थ में मतलब उसके जो द्रव्यमान होगा उसमें क्या होगा, कमी होगी, बढ़ेगी, घटेगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी वस्तु होती है तो धनावेशित और ऋण आवेशित कब होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल जाता है तो वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो वो कैसी हो जाती है, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा, तो आवेश बढ़ेगा, उसका कुछ द्रव्यमान होगा तो बढ़ेगा, जाएगा तो घटेगा। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वो धनावेशित है या ऋणावेशित है। अगर धनावेशित होगा तो क्या होगा, ऋणावेशित क्या होगा तो क्या होगा। तो मतलब हमारा ऑप्शन ये है, घटेगा और बढ़ेगा दोनों, ठीक है। क्या हो जाएगा, घटेगा और बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मात्रक है। तो अगर हम विद्युतशीलता की बात करें तो बहुत सारे बच्चे इस समय कंफ्यूज होंगे कि विद्युतशीलता होता क्या है। तो जो आपने परावैद्युतांक पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट, हमने फार्मूला पढ़ा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / R²। तो यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है यही हमारा क्या कहलाता है, विद्युतशीलता। और इसका आवेश पूछा है, तो अगर इसका आवेश आप निकालोगे तो इसको इधर ले आओ, बाकी इसको इधर ट्रांसफर कर दो, सबका मात्रा रखो, तो इसका मात्रा निकलता है न्यूटन -2, ठीक है। इसका आवेश निकलेगा न्यूटन -1, मीटर -2 और कूलाम -2, ये इसका मात्रक निकलता है, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास कोई भी नहीं है। अगर हम इसमें माइनस लगा होता तो ये करेक्ट हो जाता, बट इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है तो हमारा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा निकलता क्या है, इसको निकाल के देखिएगा आप लोग, मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, ठीक है। निकालने की कोशिश करिएगा, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसका क्या है, न्यूटन इनवर्स, मीटर -2 और कूलाम -2, ये होता है आपका इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 3rd नंबर पर। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई वस्तु है जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो उस पर 1 कूलाम बल उत्पन्न करने के लिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ है कि जब किसी वस्तु से अगर 6.25 × 10⁻18 कूलाम 18 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो उसमें कितना हो जाता है, 1 कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु जो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देगी अपने पास से तो उस पर 1 कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये पूछा है। तो मैंने आपको बता रखा था, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो हमारा क्वेश्चन का इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए, 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश सही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो पूछा r दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कूलाम के नियम के अनुसार कि 2 आवेशों के बीच जो r दूरी पर रखे हैं उनके बीच लगने वाला बल उनके
के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है समानुपाती, लेकिन समानुपाती के हिसाब से उसने ये ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिया है। तो अगर हम समानुपाती की बात करें तो अगर इसको हम ऐसे ट्रांसफर कर दें, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2, r को हम ऊपर ले जाएं तो r की पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी तरीके से इसमें ऑप्शन दे रखा है, देखो r स्क्वायर, तो ये तो होगा नहीं, r होगा नहीं, r की पावर -2, दैट्स मीन ये ऑप्शन आपका सही है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि सर ये तो पढ़ाया ही नहीं था, इसके तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसके -2 जो होता है उसके हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ये मैंने जब आपको पढ़ाया है तो उसमें पढ़ाया है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमारा कैसा होता है, संरक्षी। ये मैंने आपको बता रखा, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, स्थिर विद्युत क्षेत्र हमारा कैसा होता है, संरक्षी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है। इसमें क्वेश्चन आंसर दिया 1, 0, इन्फिनाइट, नन ऑफ दीज। तो धातुओं के परावैद्युतांक की बात करें तो धातुओं का जो परावैद्युतांक मतलब एप्सिलेंट होता है बहुत अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि हम उसको इन्फिनाइट मान के चलते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो हमारा कैसा होता है, अनंत होता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है। फिर पूछा है कूलाम्ब बल होता है। कूलाम्ब बल कैसा होता है पूछा है, ऑप्शन दिया है केंद्रीय विद्युत बल होता है, ए और बी, और नन ऑफ दी। ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ से आपको मिल गया कि विद्युत बल, जब आप कूलाम्ब का नियम पढ़ते हैं तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो विद्युत आवेशों के बीच लग रहा है तो विद्युत बल तो हो गया, कन्फर्म है ये। फिर उसके बीच हमने आपको बताया था कि जब यहाँ पर आपका जो सेंटर होता है इसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, केंद्रीय बल की वजह से। तो क्या होता है यहाँ पर, तो केंद्रीय बल भी हो जाता है। तो कैसा होता है, ए और बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। कैसा होता है, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। कूलाम्ब बल क्या होता है, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। मतलब जो F लगता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इस F को पूछा ये कैसा होता है, तो ये आपका केंद्रीय भी होता है और विद्युत बल भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है आपका। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं साफ साफ लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा, इसकी तो नीड है नहीं अभी। ठीक है, क्वेश्चन दिया है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो उसने बोला है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, हमने माना पहले दूरी R थी। ठीक है, तो उनकी दूरी दोगुनी, पहले दूरी R थी, बाद में हमने 2R कर दी, तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो अगर दूरी हम 2R रख दें, जहाँ R है वहाँ पे हम 2R रख दें वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान 2R का होल स्क्वायर। तो जब इसको खोलोगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान 4R स्क्वायर। तो पहले की अपेक्षा अब इन दोनों की कंपेयर करी जाए तो कितना हो गया 1/4, ये एक्स्ट्रा आया आपका, तो कितना हो गया, उसका कितना गुना हो गया, 1.4 गुना। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कितना हो गया, 1.4 गुना हो गया उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो आपने कूलाम्ब का नियम पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो आवेशों के बीच लगने वाला बल, साफ बोल रहा है, आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो किससे निकालते हैं हम इसका मतलब,
कूलाम का नियम बताता है तो कि दो आवेशों के बीच बल लगता है, तो उसमें यही पूछा आवेशों के बीच बल जो लगता है किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, तो किसके द्वारा डिफाइन किया था, कूलाम के नियम से। ऑप्शन और दिया था, फैराडे के नियम से, लाप्लास के नियम से, गॉस का नियम से। तो पहले चैप्टर में आपने ना फैराडे का नियम पढ़ा है ना लाप्लास का नियम पढ़ा है, पढ़ा था आपने दो। अगर आप तुक्का भी मारते तो इन्हीं दो में से एक मारते, लेकिन अगर आपने कूलाम का नियम सही से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कूलाम ने बोला था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके दोनों आवेशों जो होते हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो आवेश हैं, उनके बीच जो बल लग रहा है कौन डिफाइन कर रहा है, कूलाम। तो इसलिए इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कूलाम के नियम से आवेशों के बीच लगने वाला बल डिफाइन किया जाता है। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।